यामिनी खुद से हैरानी के साथ कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? अदृश्य कमरे से बाहर निकलने के बाद ही वो दोनों आदमी गायब हो गए थे। वहां पर कोई नहीं था। रूम नंबर 666 पूरी तरह खाली पड़ा हुआ था। वहां पर यामिनी के सिवा कोई और मौजूद नहीं था। वो धुआं जो आंख की पुतली के अंदर से पहले निकल रहा था, वो भी उसके अंदर से निकलना बंद हो गया था। फर्श पर बना निशान पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। यामिनी समझ जाती है कि उस धुएं के अंदर ही कोई स्थानांतरण द्वार बना होगा, जिसकी मदद से वो दोनों आदमी पहले इस कमरे के अंदर आए थे और फिर उस धुएं की मदद से ही वहां से गायब हो गए थे। तभी अब उस आंख की पुतली के अंदर से कोई धुआं निकलते हुए नजर नहीं आ रहा था। यामिनी इस वक्त आंख की पुतली का जो निशान बना हुआ था, ठीक उसके ऊपर ही खड़ी हुई थी। यामिनी अपने चारों तरफ नजरें घुमाती है, पर वो दोनों आदमी उसे कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं। यामिनी का सिर घूमने लग जाता है। उसे हार महसूस होने लग जाती है, क्योंकि वो नाकाम हो चुकी थी। उसकी आंखों के सामने वो दोनों आदमी वो बॉटल ले गए थे और वो उन्हें रोक नहीं पाई थी। यामिनी कसकर चीखती है, आ! इस चीख के साथ यामिनी अपने पैरों को मोड़ती है और इस वक्त जहां पर खड़ी हुई थी वहीं पर बैठ जाती है। यामिनी ठीक उसी स्थिति में आ जाती है जिस स्थिति में युग ने उसे देखा था। देखते ही देखते यामिनी अतीत की यादों में से बाहर आ जाती है। इस वक्त वो युग के साथ उसी जगह पर बैठी हुई थी और युग को सब कुछ बता रही थी जो भी उसके साथ हुआ था। यामिनी युग से फिर मायूसी के साथ बोल पड़ती है, वो उन बोतलों को ले गया युग बाबू। मैं उन्हें नहीं रोक पाई युग बाबू, नहीं रोक पाई मैं। युग यामिनी को अपनी बाहों में भरते हुए हमदर्दी के साथ कहता है, कोई बात नहीं यामिनी, तुमने अपनी तरफ से कोशिश तो करी थी ना, वही काफी है। यामिनी चुप ही रहती है, कुछ नहीं कहती है। युग कुछ सोचते हुए कहता है, यामिनी तुमने कहा था कि वो दोनों आदमी बॉटल लेने के लिए आए थे, ना कि तुम्हें मारने के लिए। वो तो तुम वहां पर पहुंच गई, इस वजह से उन्हें तुम पर हमला करना पड़ा। यामिनी कहती है, हाँ युग बाबू, उनकी बातों से साफ समझ आ रहा था कि वो दोनों वहां पर बॉटल लेने के लिए आए हैं और उन्हें वहां पर किसी और ने नहीं बल्कि उस काले साए ने ही भेजा था। युग तुरंत बोल पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉटल्स अदृश्य कमरे के अंदर से एक एक करके गायब हुई है, वो कोई और नहीं उस काले साए के साथ ही यहाँ से ले गए हैं, वो भी उस काले साए के कहने पर। यामिनी कुछ सोचते हुए युग से पूछती है, पर उस काले साए ने अपने साथियों से इन बॉटल्स को क्यों मंगवाया होगा? वो इन बॉटलों का क्या करेगा युग बाबू? युग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, पता नहीं यामिनी, पर वो काला साया कुछ ना कुछ तो जरूर प्लान कर रहा है इन बॉटल्स के साथ, ऐसा कुछ जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। उसे इन बॉटल्स की सख्त जरूरत है, तभी उसने अपने साथियों को इन्हें लेने के लिए भेजा था। यामिनी पलटकर कुछ कहती, उससे पहले ही युग कुछ और सोचते हुए बोल पड़ता है, यामिनी, शायद उस रात भी काला साया यही लेने के लिए ग्रेवयार्ड कोठी में आया होगा। यामिनी मुंह बनाते हुए युग से पूछती है, आप किस रात की बात कर रहे हैं युग बाबू? युग यामिनी से कहता है, यामिनी, उस रात की जिस रात उस काले साए ने मेरी आंखों के सामने कछुए को मारा था, वो काली अमावस्या की रात। इस बात का जिक्र करते ही युग का गला कुछ रुंध जाता है। यामिनी समझ जाती है कि युग किस रात के बारे में बात कर रहा था। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, उस रात काला साया मुझसे इशारों में बोल भी रहा था कि जो उसे चाहिए वो उसे मिल चुका है। उसका इशारा बॉटल्स की तरफ था और सिर्फ उसी रात नहीं यामिनी, उससे पहले जो पूर्णिमा निकली थी उस रात भी काला साया वहां पर आया था। मुझे उसके वहां पर होने का एहसास हुआ था, पर वो मुझे दिखा नहीं था। यामिनी युग की बात में हामी भरते हुए कहती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है युग बाबू। एक और चीज युग बाबू, आप कह रहे थे ना कि बॉटलें अमावस्या और पूर्णिमा की रात गायब हो रही हैं, और हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हो रहा है। इन सब के पीछे उस काले साए का ही हाथ था युग बाबू। वो काला साया ही अमावस्या और पूर्णिमा की रात को स्थानांतरण द्वार से अपने साथियों को भेजता होगा इन बॉटलों को लेने के लिए, जब आप और मैं ग्रेवयार्ड कोठी में नहीं रहते और ग्रेवयार्ड कोठी खाली रहती है। शायद उसे पता है कि आप अभी भी शिकार करने अमावस्या और पूर्णिमा की रात घाट पर जाते हैं और मैं आपको रोकने। युग हैरानी के साथ पूछता है, पर यामिनी, उसे ये बात कैसे पता? यामिनी जवाब देती है, आप ये बात कैसे भूल सकते हैं युग बाबू कि वो काला साया आपके अंदर की काली शक्तियों की वजह से आपसे जुड़ा हुआ है। जब आप उसकी मौजूदगी को पहचान सकते हैं तो क्या वो नहीं पहचान सकता कि आप कब और कहां पर हैं? युग चुप ही रहता है। उसे यामिनी की बात ठीक लगती है। युग कुछ सोचते हुए फिर कहता है, यामिनी, तुमने कहा था कि वो अमावस्या और पूर्णिमा की रात अपने साथियों को बॉटल लेने के लिए भेजता होगा, पर आज ना ही अमावस्या है और ना ही पूर्णिमा, आज तो अष्टमी की रात है। फिर उसने आज कैसे अपने साथियों को भेज दिया? यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है,
पता नहीं युग बाबू, पर जितना मुझे लगता है उस हिसाब से उसे भी शायद किसी चीज की जल्दी है, ऐसी किसी चीज की जिसके लिए अब वो और इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए उसने अष्टमी की रात को भी उस काम के लिए चुन लिया है और उस काम को पूरा करने के लिए उसे बॉटलों की जरूरत पड़ती है। तभी वो अपने साथियों को बॉटल लेने के लिए उन्हें यहाँ पर भेजता है। युग फिर पूछ पड़ता है, पर वो काला साया अपने साथियों को क्यों भेज रहा है? वो खुद यहाँ पर क्यों नहीं आता है? यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए जवाब देती है, पता नहीं युग बाबू, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो काला साया ये सब क्यों कर रहा है। युग कहता है, मतलब अब हमें अष्टमी की रात में भी सतर्क रहना पड़ेगा। युग ने इतना कहा ही था कि यामिनी को तभी कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, आप कहाँ पर गए थे युग बाबू? मैं आपको ढूंढते हुए ही तो कमरे से बाहर निकली थी और रूम नंबर 666 पहुंच गई थी। यामिनी का सवाल सुनकर युग घबरा जाता है, कुछ नहीं कहता है। यामिनी युग पर दबाव बनाते हुए फिर बोल पड़ती है, बोलिए युग बाबू, आप कहाँ पर गए थे? युग हिचकिचाहट के साथ यामिनी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो मैं घाट पर गया था यामिनी। यामिनी हैरानी के साथ कहती है, क्या घाट पर क्यों युग बाबू? युग मन में सोचने लग जाता है, अब मैं यामिनी को इस वक्त कैसे बताऊं कि मैं घाट पर कामेश्वरी जी से मिलने गया था। अगर इस वक्त मैं उसे इस बारे में बताऊंगा तो वो मुझ पर और गुस्सा करने लग जाएगी। यामिनी फिर युग से बोल पड़ती है, बताइए युग बाबू, आप घाट पर क्यों गए थे? युग यामिनी को कुछ बताने की सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर यामिनी के हाथ पर पड़ती है और वो दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहता है, ये तुम्हारे हाथ में क्या है यामिनी? यामिनी भी अपने हाथ की तरफ देखने लग जाती है। यामिनी ने अपने सीधे हाथ की मुट्ठी बांध कर रखी हुई थी और उसके अंदर से हल्की सी नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। यामिनी भी अपने हाथ की तरफ देखकर हैरान रह जाती है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे भी इस बारे में कुछ खबर नहीं थी कि उसके हाथ की मुट्ठी में कुछ है। युग फिर यामिनी से बोल पड़ता है, ये तुम्हारे हाथ में से रोशनी कैसी निकल रही है यामिनी? क्या है इसके अंदर? युग की ये बात कहते ही यामिनी अपने हाथ की मुट्ठी खोल देती है। जैसे ही यामिनी अपने हाथ की मुट्ठी खोलती है, वो देखती है कि उसके हाथ में एक नीले रंग की अंगूठी रखी हुई थी। युग हैरानी के साथ यामिनी से पूछता है, ये अंगूठी किसकी है यामिनी? जब यामिनी की नजर उस अंगूठी पर पड़ती है तो उसे याद आता है कि जब वो उस मोटे काले लबादे वाले आदमी से लड़ रही थी तो लड़ते वक्त ही उसके हाथ की अंगूठी निकलकर यामिनी के हाथ में आ गई थी। यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, ये अंगूठी तो उसी आदमी की है युग बाबू जिससे मैं लड़ रही थी, जो बॉटल लेने के लिए आया था। युग यामिनी से कुछ कहता नहीं है, बस धीरे से यामिनी के हाथ से उस नीली अंगूठी को उठाता है और बड़े गौर से देखने लग जाता है। युग उस अंगूठी को एकटक देखते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस अंगूठी को पहले कहीं पर देखा है। मुझे ये अंगूठी जानी पहचानी लग रही है। जैसे ही युग ये बात बोलता है, यामिनी भी हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, युग बाबू, जिस तरह आपको ये अंगूठी जानी पहचानी लग रही है उसी तरह मुझे भी उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। युग यामिनी से पलटकर पूछता है, यामिनी, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? यामिनी जवाब देती है, नहीं युग बाबू, मैंने उसका चेहरा देखने की बहुत कोशिश की थी पर मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। उसने अपने चेहरे को काले लबादे से ही ढक कर रखा हुआ था। युग उस अंगूठी को ही बड़े गौर से देखते हुए कहता है, इस अंगूठी को कहीं पर तो देखा है मैंने। कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? याद कर युग, याद कर। युग अपने दिमाग पर जोर देकर याद करने की कोशिश करने लग जाता है कि उसने उस अंगूठी को इससे पहले और कहाँ देखा था। युग ये याद करने की कोशिश कर ही रहा था कि अगले ही पल वो बौखलाहट के साथ बोल पड़ता है, हाँ याद आया, इस अंगूठी को तो मैंने कायर के पास देखा था। जैसे ही युग ये बात बोलता है, यामिनी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा आपने युग बाबू? कायर के पास? युग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यामिनी, ये अंगूठी कायर की है। उसकी अंगूठी में ऐसे ही नीले रंग का हीरा लगा हुआ था और ये अंगूठी उसे किसी और ने नहीं बल्कि बिंदु ने दी थी। उसने मेरी आंखों के सामने ही कायर को ये अंगूठी पहनाई थी। यामिनी कुछ सोचते हुए कहती है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस मोटे आदमी से मैं लड़ाई कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि कायर था। युग हामी भरते हुए यामिनी से कहता है, हाँ यामिनी, वो कायर ही था और कायर उस काले साए के पास है। यामिनी युग से पूछती है, पर कायर उस काले साए का साथ क्यों देगा युग बाबू? कायर तो हमारे साथ था ना? युग कहता है, यामिनी, हो सकता है उस काले साए ने उसको अपने वश में करके रखा हो, तभी वो उस काले साए की हर बात मान रहा है और बॉटल चुराने के लिए यहाँ पर आया था। यामिनी युग की बातों से पूरी तरह सहमत होते हुए कहती है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं युग बाबू, तभी तो मैं सोचूं उस मोटे आदमी को मेरा नाम कैसे पता था
और उसे ये भी पता था कि अदृश्य शक्ति में किसी की भी शक्ति काम नहीं करती है, क्योंकि वो मोटा आदमी कोई और नहीं बल्कि कायर था। यामिनी कुछ परेशान होते हुए युग से पूछती है, पर युग बाबू, उस काले साए ने कायर को अपने वश में कब और कैसे किया? युग सोचते हुए कहता है, हो सकता है जिस रात कायर यहाँ ग्रेवयार्ड कोठी से आने के लिए निकला था उसी रात कुछ हुआ हो। यामिनी कहती है, हाँ युग बाबू, हो सकता है। युग अपना दिमाग दौड़ाता है और फिर यामिनी से पूछता है, यामिनी, क्या तुमने वो पतला आदमी जो कायर के साथ आया था उसका चेहरा देखा था? हो सकता है कि वो अभिमन्यु हो और वो भी उस काले साए के वश में हो। यामिनी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा था, पर उसकी आवाज भी मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, युग के अंदर एक अलग ही उत्साह आ जाता है और वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, कुछ तो याद करो यामिनी, हो सकता है तुम्हें कुछ याद आ जाए, ऐसा कुछ जिससे हमें पता चल सके कि वो पतला आदमी कौन है। वो कोई भी हो सकता है, अभिमन्यु भी, डायना भी और पलक भी, हमारे दोस्तों में से कोई भी। यामिनी को ये तो पता था कि वो जिन दो शख्स से लड़ रही थी वो दोनों आदमी ही थे, तो पलक और डायना के होने का सवाल तो दूर ही था, पर वो युग को टोकना नहीं चाहती थी। बहुत दिनों बाद उसने युग के अंदर ऐसी खुशी की लहर देखी थी, इसलिए वो युग से पलटकर कुछ नहीं कहती है, बस अपने दिमाग पर जोर देकर उस हादसे के बारे में फिर से याद करने लग जाती है। यामिनी अपने दिमाग में बार बार उन पलों को याद करती है जब वो उस पतले वाले आदमी से लड़ रही थी। उसके दिमाग में वो पल आने लग जाता है जब वो पतला आदमी उसकी चोटी को खींच रहा था और वो दर्द से तड़प रही थी। यामिनी उस पल को याद ही कर रही थी कि तभी उसे याद आता है कि जब वो उस पतले वाले आदमी का पैर खींचने के लिए नीचे झुकी थी तो उसने देखा था कि उस आदमी के अंगूठे का नाखून नहीं था। यामिनी के दिमाग में यही दृश्य रुक जाता है। यामिनी हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, युग बाबू, याद आया, जब मैं उस पतले वाले आदमी से लड़ रही थी तो मैंने देखा था कि उसके पैर के अंगूठे का नाखून नहीं था। यामिनी की ये बात कहते ही युग यामिनी को एकटक देखते हुए पूछता है, कौन सा पैर यामिनी? यामिनी याद करते हुए कहती है, हाँ याद आया, उल्टा पैर। युग परेशान होते हुए ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है? यामिनी मुंह बनाते हुए कहती है, क्या कैसे नहीं हो सकता युग बाबू? युग कहता है, तुम्हें पता है ना, काले जादू में सिद्धि हासिल करने के लिए कौन से समुदाय के लोग अपने अंगूठे के नाखून की बलि देते हैं? यामिनी जवाब देती है, सौदाए और सौदाइनों का समुदाय। युग कहता है, और हमारे पूरे गांव में बस एक सौदाया बचा हुआ था, जानती हो वो कौन था? यामिनी हैरानी के साथ कहती है, कछुआ। युग बाबू? युग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यामिनी, कछुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कछुआ जिंदा है। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।